Hello friends, myself Dr. N.K. Baulia, Principal at Government Science College, सीकर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर APG एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप की हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी और ये भी बताया था कि हम इससे संबंधित 3 वीडियो जारी करेंगे। इसकी ये दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है। आप हमारे सभी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें ये भी बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार की सामग्री चाहिए और हम उसी के अनुरूप ये वीडियो तैयार करते जा रहे हैं। इस APG का दूसरा पार्ट का जो ये वीडियो है, इसको आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। इस वीडियो का नाम है APG सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप वर्गीकरण के तहत दी गई पहली, दूसरी और तीसरी वर्गीकरण पद्धति इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जा रही है। इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि APG फर्स्ट की क्या आउटपुट रहा और सेकंड का क्या आउटपुट रहा और थर्ड का क्या आउटपुट रहा। जैसा कि हमने बात की, APG या एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप द्वारा सबसे पहले 1998 के अंदर जो पेपर प्रस्तुत किया था, उसमें जीवों के पहले बड़े समूह को मुख्यतः आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित रूप से पुनः वर्गीकृत किया गया था। इस शोध पत्र में लेखकों के दृष्टिकोण को समझाया गया था कि कुलों, गणों और ऊपर के स्तर पर एंजियोस्पर्म के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता है। ये इस APG फर्स्ट वर्गीकरण पद्धति के अंदर समझाई गई थी। और ये क्यों आवश्यकता है, इसके लिए बताया गया था कि मौजूदा जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं ये बहुत पुरानी हो गई हैं, इसलिए मौजूदा सिस्टम्स को खारिज कर दिया गया। और इसका मुख्य कारण यही रहा कि वे वर्गीकरण पद्धतियां फाइलोजेनेटिक नहीं थी, यानी कि उन वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर कड़ाई से मोनोफाइलेटिक समूह की पालना नहीं की गई थी, यानी कि एक सामान्य पूर्वज के सभी वंशजों से युक्त समूह के ऊपर ये वर्गीकरण पद्धतियां आधारित नहीं थी। पुष्पीय पादपों के कुलों का एक क्रमिक व्यापक उपयोगिता का संदर्भ उपकरण के रूप में इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर प्रस्ताव किया गया था। इस वर्गीकरण पद्धति की तुलना तख्ताजन की वर्गीकरण पद्धति से की गई थी। तख्ताजन की वर्गीकरण पद्धति जो 1997 के अंदर प्रपोज की गई थी, उस वर्गीकरण पद्धति में गणों की संख्या 232 थी, जबकि APG फर्स्ट के अंदर सिर्फ इस वर्गीकरण पद्धति के 40 गणों को ही मान्यता मिली, यानी कि एक तरफ 232 गण थे और दूसरी तरफ इस वर्गीकरण पद्धति के सिर्फ 40 गणों को ही मान्यता मिली थी। 1998 में केवल कुछ मुट्ठी भर कुलों का पर्याप्त अध्ययन किया गया था, यानी कि ज़्यादा कुलों का अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन जो प्राथमिक उद्देश्य था ये उच्च गुणों के नामकरण पर एक सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य था इसे APG फर्स्ट का। इस तरह आम सहमति अपेक्षाकृत आसान साबित हुई, लेकिन इस वर्गीकरण पद्धति से बनने वाले जो क्लेडोग्राम थे या रिजल्टेंट ट्री थे या परिणामी ट्री थे, वे ज़्यादा सुलझे हुए नहीं थे, ये बहुत अनसुलझे हुए थे। इसलिए गणों का संबंध स्थापित हुआ, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर या उनकी रचना स्थापित नहीं हो पाई थी इस APG फर्स्ट से। इस वर्गीकरण पद्धति या APG फर्स्ट की कई विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये वर्गीकरण पद्धति औपचारिक
वैज्ञानिक नामों का उपयोग गण के स्तर से ऊपर नहीं किया जाता है, इसके ऊपर आधारित थी। इसमें नाम के बजाय इसका उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार यूडाइकोट्स और मोनोडाइकोट्स को इस आधार पर औपचारिक दर्जा नहीं दिया जाता है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए। इस वर्गीकरण पद्धति की ये विशेषता रही है। दूसरा इसकी विशेषता रही कि इसमें वर्गकों की जो पर्याप्त संख्या है, जिसका वर्गीकरण पारंपरिक रूप से अनिश्चित था, कुछ जगह दी गई है। हालांकि अभी तक अनिश्चित स्थिति के इस वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप 25 कुल माने गए थे उस समय। तीसरी इसकी विशेषता है कि कुछ समूहों के लिए वैकल्पिक वर्गीकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कई कुलों को या तो अलग माना जा सकता है या एक ही बड़े कुल के अंदर विलय किया जा सकता है या मिलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूमेरिएसी नामक कुल को या तो एक अलग कुल के रूप में माना जा सकता है या पेपीवरेसी कुल के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। इसी प्रकार वर्गीकरण का प्रमुख परिणाम पुष्पीय पादपों या फ्लावरिंग प्लांट्स के ट्रेडिशनल विभाजन, जिस प्रकार से पहले वाले वर्गीकरण पद्धतियों में दो समूहों में उन वर्गीकरणों को बांटा गया था, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर इन दोनों समूह मोनोकोट्स और डाइकोट्स को गायब कर दिया गया है, यानी कि इनको लुप्त कर दिया गया है। मोनोकोट्स को एक क्लेड के रूप में मान्यता दी गई है इस वर्गीकरण पद्धति में, लेकिन डाइकोट्स का नाम इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर कहीं भी नहीं था, जिसमें कई पूर्व डाइकोट्स को अलग अलग समूह में रखा गया था। दोनों मोनोकोट्स और शेष डाइकोट्स, यूडाइकोट्स या ट्रू डाइकोट्स को बेसल किया गया था, इनकी आधारी किया गया था। समग्र योजना इस वर्गीकरण की हालांकि देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से काफ़ी सिंपल थी, सरल थी। इसमें एक ग्रेड अलग थलग वर्गकों के रूप में मानी गई थी, जिसे अनीता नाम से संदर्भित किया गया था। ANITA अनीता नाम से संदर्भित किया गया था। इसके बाद प्रमुख एंजियोस्पर्म, विकिरण, मोनोकोट्स, मैग्लेड्स और यूडाइकोट्स के क्लेड्स शामिल हैं। अंत में छोटी उपश्रेणियों और दो मुख्य समूहों रोजिड्स एंड एस्ट्रोजिड्स के साथ एक बड़ा आवरण होता है, जिनमें प्रत्येक में दो प्रमुख उपवर्ग होते हैं। इस प्रकार से हम बात करें इस वर्गीकरण की, APG फर्स्ट की जो मुख्य उपलब्धि थी, ये उपलब्धि किसके अंदर 40 गणों का निर्धारण किया गया और इस 40 गणों के निर्धारण के साथ साथ में 25 कुलों की स्थिति को उन्होंने अनिश्चित माना और इसके साथ साथ में इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर इन्होंने डाइकोट्स जैसे समूहों का विलोपन कर दिया, गायब कर दिया गया और इसकी जो कमियां थी उनको आगे जाकर के संशोधित किया गया। इस वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए APG सेकंड वर्गीकरण पद्धति 2003 के अंदर प्रतिपादित हुई। इस APG सेकंड वर्गीकरण पद्धति जो 2003 के अंदर प्रतिपादित हुई थी, ये इसलिए प्रतिपादित हुई थी क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो ग्रुप्स थे उसके बीच के अंदर आपस में समग्र संबंध स्पष्ट हो गया था। इसलिए अब ध्यान कुलीय स्तर पर स्थानांतरित हो गया था, यानी कि फैमिली लेवल के ऊपर ये ध्यान चला गया था, विशेष रूप से उन फैमिलीज या उन कुलों को जिन्हें समस्याग्रस्त रूप में स्वीकार किया गया था। जिस प्रकार से 25 कुलों को एक तरह से उनकी पोजीशन आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई थी, उसकी तरफ इस वर्गीकरण का ध्यान चला गया था। फिर से कुल के स्तर पर एक अद्यतन वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप आम सहमति आसानी से प्राप्त हुई। वर्गीकरण ने वर्गकों के व्यापक परिणामों की मांग की परंपरा को इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर जारी रखा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े समूह में केवल एक जिनस वाले छोटे कुलों को रखने की कोशिश करना रहा। ऑथर्स ने यह भी कहा कि आमतौर पर विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि ये देखते हुए
कि विशेषज्ञ लगभग हमेशा समूह के विभाजन का पक्ष लेते हैं को उनकी आकारिकी में बहुत विविध माना जाता है। यानी कि वो उसके विभाजन का पक्ष तो लेते हैं, लेकिन उनकी जब आकारिकी या मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है तो उनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस प्रकार से एपीजी सेकंड जारी रखा और इसमें वास्तव में वैकल्पिक या ब्रैकेटेड वर्गों के उपयोग का विस्तार करता है, जिससे या तो समूह या कई छोटे समूहों की पसंद की अनुमति मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े कुलों में एस्पेरेगेसी के अंदर 7 ब्रैकेटेड कुल शामिल हैं, जिन्हें या तो एस्पेरेगेसी के हिस्से के रूप में या अलग कुलों के रूप में माना जा सकता है। एपीजी सेकंड के अंदर कुछ मुख्य परिवर्तन थे। उन परिवर्तनों के अंदर पहला परिवर्तन था कि इसमें नई गणों का प्रस्ताव आया। विशेष रूप से पहली प्रणाली में कुलों के रूप में छोड़ दिए गए बेसल क्लेड्स को समायोजित करने का इसमें प्रस्ताव था। पहले से अनियोजित कुलों में से कई अब प्रणाली के भीतर स्थित हैं, वह प्रस्ताव था। तीसरा, कई प्रमुख कुलों को फिर से संरचित कर लिया गया, यानी कि उनको रिस्ट्रक्चर्ड कर लिया गया। 2007 में एपीजी सेकंड में क्लेन्स को एक रेखीय क्रम लाइनियर ऑर्डर देते हुए एक पेपर पब्लिश किया गया था और फॉर एग्जांपल हर्बेरियम नमूनों को क्रमबद्ध करने के लिए इस प्रकार का जो लाइनियर ऑर्डर था, रेखिक ऑर्डर था, ये अपने आप में उपयुक्त था। इस प्रकार से ये इस एपीजी सेकंड की उपलब्धि रही है। इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को एपीजी थर्ड के अंदर पूर्ति किया गया। एपीजी थर्ड वर्गीकरण पद्धति 2009 में आई। एपीजी प्रणाली की व्यापक रूपरेखा जो पहले से थी वह अपरिवर्तित बनी हुई रही यहाँ तक, लेकिन पहले से अपरिवर्तित जो कुल थे और पीढ़ियों की संख्या थी उसमें काफ़ी कमी आई, यानी कुलों की संख्या में, गणों की संख्या में कमी आई। इससे पिछले वर्गीकरण की तुलना के अंदर नए गुणों और नए कुलों दोनों की मान्यता की आवश्यकता है। यहाँ पर गणों की संख्या 45 से 59 हो गई, यानी कि गणों की संख्या बढ़ गई, 59 हो गई और सिर्फ 10 कुलों को एक गण में नहीं रखा गया है। इसमें केवल 2 कुलों को पूरी तरह से वर्गीकरण के बाहर छोड़ दिया गया है। ये 2 कुल थे एपोडेंथेसी एंड साइनोमोरिएसी। इनको वर्गीकरण से बाहर रखा गया है। कुछ उदारता वाले कुलों को मिलाते हुए लंबे समय से मान्यता प्राप्त कुलों को अपरिवर्तित छोड़ने की कोशिश की गई है इस वर्गीकरण पद्धति में। उम्मीद है कि वर्गीकरण के अंदर जो ब्रैकेटेड कुल हैं उनको अधिक बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। ये बड़े अधिक समावेशी कुलों के पक्ष में ब्रैकेटेड कुलों के उपयोग को बंद कर देता है। रिजल्टेंट एपीजी थर्ड सिस्टम में एपीजी सेकंड के बजाय 457 के बजाय केवल 415 कुल शामिल हैं, यानी कि एपीजी सेकंड के अंदर कुलों की संख्या 457 थी, लेकिन एपीजी थर्ड के अंदर ये कुलों की संख्या 457 के बजाय 415 हो गई, कम कुल हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगेव कुल जिसे अगेवेसी फैमिली के नाम से जानते हैं और जलकुंभी कुल जिसे हाइसिंथेस के नाम से जानते हैं, अब व्यापक शतावरी कुल जिसे एस्पेरेगेसी के नाम से जानते हैं, शतावर के नाम से जानते हैं, इसे अलग नहीं माना जाता है। इस पेपर के एक ही खंड के अंदर 2 पार्ट पब्लिश किए गए थे। एक एपीजी थर्ड के अंदर कुलों का एक रेखिक क्रम देता है, जो पहली बार एपीजी थर्ड में कुलों का एक वर्गीकरण जो औपचारिक टैक्सोनोमिक रैंक का उपयोग करता है। पहले केवल अनौपचारिक क्लेड नामों का उपयोग क्रमिक स्तर से उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर एपीजी फर्स्ट, एपीजी सेकंड और एपीजी
थर्ड के बारे में हमने थोड़ी सी रूपरेखा रखी है और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि इस एपीजी थर्ड तक वर्गीकरण में आते आते करीबन 415 कुलों की स्थापना की गई है और करीबन 45 गणों की स्थापना की गई है। कुछ ऑब्जेक्शंस रहे हैं, उन ऑब्जेक्शंस को अगले वर्गीकरण के अंदर रखा जाएगा। हम आने वाली जो वीडियो होगी जिसे एपीजी 4 के नाम से जानेंगे, उस एपीजी 4 के अंदर संपूर्ण वर्गीकरण की रूपरेखा, जिसे एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी वर्गीकरण कहते हैं, उसकी पूरी रूपरेखा रखेंगे। उसके अंदर कितने क्लेड्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने फैमिलीज हैं, उनकी पोजीशन कैसे है, इस वर्गीकरण पद्धति की क्या अच्छाई है या क्या बुराइयां हैं या क्या इसके गुण और दोष हैं, वो अगले वीडियो के अंदर हम आपके सामने लाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।